हेलो दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अगर मेरी बेकार सी आवाज़ को इग्नोर करके ये वीडियो पूरी देख ली पेन पेपर के साथ, तो विश्वास कीजिए यहाँ आपको वो सब एक ही जगह मिल जाएगा जो 2-3 किताबों में ढूंढते हो। पूरी वीडियो देखकर अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता देना। वीडियो को लाइक और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था, जिसका अन्य नाम गाजी मलिक था। यह जन्म से भारतीय था। तुगलक तुर्क जाति के अंतिम शासक थे। गियासुद्दीन तुगलक सर्वसम्मति से बनने वाला पहला सुल्तान था। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर नियुक्त हुआ था। इसने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उसी प्रकार हत्या की जिस प्रकार उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या की थी। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान नीति के पक्ष में नहीं था। उसने मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने विशेष अधिकार लौटा दिए, लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग किया और भू राजस्व की दर को पुनः 1/3 की दर पर ले आया। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भू लगान की दर 1/2 निश्चित की थी, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने पुरानी परंपरा के अनुसार इसे पुनः 1/3 कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था। इसने रस्म मियान की नीति का अनुसरण किया, जिसे मध्यपंथी नीति भी कहते हैं, अर्थात ना अत्यधिक कठोर नीति ना ही अत्यधिक नर्म नीति। इसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। इसने अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग और हुलिया प्रथा को प्रभावशाली ढंग से लागू किया। गियासुद्दीन ने पेंशन विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था, जबकि दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक था। दक्षिण अभियान हेतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को भेजा था। जौना खां को ही हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसने दक्षिण भारतीय राज्यों का अधिग्रहण नहीं किया था, केवल उनसे कर वसूलता था। जबकि गियासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारतीय राज्यों का दिल्ली सल्तनत में अधिग्रहण कर लिया था। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को 1323 ईस्वी में दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था। जौना खां ने तेलंगाना, जिसकी राजधानी वारंगल है, के काकतीय वंश, मदुरा के पांड्य वंश आदि राज्यों को दिल्ली सल्तनत में सफलतापूर्वक शामिल किया। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा गया। दिल्ली सल्तनत में शामिल होने वाला पहला दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना था, जिसकी राजधानी वारंगल है। राजमुंदरी अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल के विरुद्ध था, जहां बलबन के पुत्र बुगरा खां ने विद्रोह कर दिया था। गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का विरोधी था। बंगाल अभियान से वापस आने पर उसने औलिया को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। इस पर औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है, और ऐसा हुआ भी। दिल्ली काफ़ी दूर निकली। दिल्ली पहुंचने से पहले ही मार्ग में सुल्तान की मृत्यु हो गई। तुगलकाबाद में लकड़ी के भवन के गिरने से फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। वहीं पर उसे दफनाया गया। इस भवन का निर्माण करने वाला अहमद अयाज था, और तुगलकाबाद नगर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक द्वारा ही की गई थी। अब अगला शासक तुगलक वंश का आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल है 1325 से 1351 ईस्वी, और गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसका मूल नाम फ़खरुद्दीन था।
इसे जौना खान, दुनिया का खान, धनवानों का राजकुमार, टकसालों का राजकुमार, अंत्य विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि धनवानों का राजकुमार और टकसालों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, जबकि सिक्कों का राजकुमार इल्तुतमिश को कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी व फारसी का महान विद्वान था। ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन नामक सूफी संत का शिष्य था, जो फरीद का पोता था। फरीद गंजे शकर को कहा गया है, जो एक सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण सूफी संत थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को देश से एक यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। 1342 में इब्ने बतूता को राजदूत बनाकर चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा गया। इसी इब्ने बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रेहला में सफलतापूर्वक वर्णन किया है। इब्ने बतूता का मूल नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। इब्ने बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। हिंदुस्तान का अधिकांश भाग इस समय दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल शासक तरमाशरीन को धन देकर मित्र बनाया था और 200 ग्रेन का सोने का दिनार भी चलाया। अब आती हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विवादित योजनाएं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में कुछ और नहीं तो इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है। ये 5 योजनाएं थीं: दोआब में कर वृद्धि 1325 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329, खुरासान अभियान 1332 और कराचिल अभियान 1337। ये सभी योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थीं। एक अच्छी नीति, एक अच्छी सोच को सामने रखकर इन्हें लागू किया गया था, या इन्हें लागू करने का फैसला मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी योजना सफल न हो सकी, सभी असफल हो गईं। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं इन योजनाओं को लागू करने का कारण क्या था और किस कारण ये सफल नहीं हो पाई। तो पहली है हमारी दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगान को बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया। दोआब में, जो दोआब का क्षेत्र था, वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषणा की कि अब लगान 1/3 से बढ़ाकर पुनः 1/2 अर्थात 50% वसूला जाएगा। किंतु दुर्भाग्य से जिस वर्ष वृद्धि हुई उसी वर्ष अकाल पड़ गया। इस संकट की स्थिति में सुल्तान ने किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की, अकाल राहत संहिता तैयार करवाई, सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए और अकालग्रस्त किसानों को एक कृषि ऋण सोनधर प्रदान किया, जिसे तकावी भी कहते हैं। सुल्तान की दूसरी और सर्वाधिक विवादास्पद योजना राजधानी परिवर्तन थी। अब सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। राजधानी परिवर्तन से पहले देवगिरी का नाम देवगिरी ही था, लेकिन जब राजधानी बना दिया गया देवगिरी को, तो देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। और इससे पहले देवगिरी का नाम एक बार और परिवर्तित हुआ था और नाम रखा गया था कुतुबाबाद। यह नाम खिलजी वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी द्वारा रखा गया था, अर्थात देवगिरी का नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने कुतुबाबाद रखा था और देवगिरी का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने बदलकर दौलताबाद कर दिया, जब उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले आया था। कारण क्या था राजधानी परिवर्तन का? इसामी के अनुसार सुल्तान दिल्ली वासियों को दंड देना चाहता था, क्योंकि वे सुल्तान के महल में गालियों वाले पत्र भेजते थे। बरनी के अनुसार
देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था और सभी दिशाओं में एक जैसी दूरी पर था, अतः इसे नई राजधानी के लिए चुना गया। देवगिरी या दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बन गया और कालांतर में इसी स्थान पर बहमनी राज्य का विकास हुआ। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया है और लेनपोल ने देवगिरी अर्थात दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक भी कहा है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने इसका नाम कुतुबाबाद रखा था, अभी बता चुका हूँ मैं आपको। शेख बुरहानुद्दीन गरीब को दौलताबाद जाने हेतु विवश किया गया था, जहाँ इन्होंने चिश्ती परंपरा शुरू करी। दक्षिण भारत में चिश्ती परंपरा का संस्थापक शेख बुरहानुद्दीन गरीब को ही कहा जाता है। सुल्तान की अगली योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अर्थात चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के जीतल का प्रचलन करवाना। तांबे के जीतल का मूल्य चांदी के टंके के समतुल्य कर दिया गया। कारण बर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। किंतु आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी की कमी हो गई थी, जिस कारण लोगों ने इसका भंडारण शुरू कर दिया था और विवश हो गए सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। सांकेतिक मुद्रा के प्रेरणा मोहम्मद बिन तुगलक को मंगोल शासक कुबलई खां और फारस के शासक गैताकू खां से मिली थी, जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज की मुद्रा चलाई थी। अगला अभियान है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल शासक तमाशरीन और मिस्र के सुल्तान के बीच एक त्रिमैत्री संगठन हुआ था, खुरासान के सुल्तान अबू सैयद को पराजित करने हेतु। किंतु जब सुल्तान की सेना तैयार हुई तो तमाशरीन को शासक पद से हटा दिया गया। बर्नी के अनुसार इस सैनिक अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना खड़ी की थी और सैनिकों को एक पूरे वर्ष का अग्रिम वेतन भी प्रदान कर दिया था। किंतु क्योंकि यह अभियान तमाशरीन के नेतृत्व में हो रहा था और तमाशरीन को ही शासक पद से हटा दिया गया, इसलिए यह अभियान प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। अंतिम अभियान है कराचिल का अभियान। यह सुल्तान की अगली विजय योजना थी, किंतु इसका बहुत विनाशकारी अंत हुआ। तिब्बत के बर्फीले तूफान और प्लेग जैसी बीमारी में सुल्तान की लगभग संपूर्ण सेना मारी गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोह बहाउद्दीन गुरशास्प का विद्रोह था। इसी विद्रोह को दबाने के क्रम में तुगलक को हरिहर और बुक्का प्राप्त हुए थे, जिन्होंने कालांतर में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1335 में मावर में एहसान खां का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई वो भी विद्रोहियों के साथ हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत लगभग स्वतंत्र हो गया था और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के ध्वंस अवशेषों पर 3 स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और मदुरा की सल्तनत की स्थापना हुई। यहाँ एक तथ्य ये भी है कि दक्षिण भारत के समस्त राज्यों पे विजय भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्राप्त की थी और उसी के साम्राज्य काल के अंतिम समय में सभी राज्य स्वतंत्र हो गए थे दक्षिण भारत के। मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर वर्ग में कई जातियों के लोग थे, जिनमें मुख्यतः मंगोल, विदेशी और हिंदू जाति के लोग भी थे। अलाउद्दीन खिलजी की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने भी योग्यता को आधार बनाया था। इसी के काल में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी सिक्कों का प्रचलन किया। इसके समय 23 प्रांत थे जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक थे। इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की और ये इसकी नीति मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी पूर्णता पर पहुंच गई थी।
मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ में खलीफा को मान्यता नहीं दी, परंतु धार्मिक उलेमा वर्ग से निपटने के लिए 1229 में खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया और खुतबा और सिक्कों में अपने नाम के बदले खलीफा का नाम अंकित करवाया, जिसका कारण कूटनीतिक और रणनीतिक था। क्योंकि उलेमा वर्ग मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध हो गया था, इस कारण उसे खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ी। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवानुल मुस्तखराज, शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर और सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधियों में से थे। मोहम्मद बिन तुगलक अत्यंत उदार शासक था। इसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया था। नागरकोट की विजय मोहम्मद तुगलक की एक नवीन विजय मानी जाती है। दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय भी उसी को प्राप्त है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। मलिक हाजी इलियास ने सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासन की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के होली और अन्य त्योहारों में हिस्सा लेता था। नगरकोट के आक्रमण के समय उसने ज्वालामुखी के देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया। हिंदुओं को उसने सम्मानित पदों पर नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत में वह पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। 1351 में सिंध के निकट ठट्टा के गिरोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान की मृत्यु के संदर्भ में इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज्म जैसे अनेक देशों के साथ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ, जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक व सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल है 1351 से 1388। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसे कल्याणकारी निरंकुश शासक, दिल्ली सल्तनत का अकबर, राज्य का अपहरणकर्ता और आदर्श सुल्तान जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसका काल दिल्ली सल्तनत का भ्रष्टतम काल कहा जाता है। यह एक कट्टर धार्मिक शासक था। इसने कर प्रणाली को भी धार्मिक रूप प्रदान किया। 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत कानून के अनुसार केवल 4 कर खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया। धर्म में अपनी निष्ठा को व्यक्त करने हेतु इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन उसने इस कर से ब्राह्मणों को छूट प्रदान की थी और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। एक तथ्य और भी है यहाँ पर, वो ये है कि पहले जजिया कर हमेशा भू राजस्व के साथ ही वसूल किया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जजिया कर को भू राजस्व से अलग करके एक अलग कर के रूप में वसूल किया। देखिए, इस तरह के कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैं लाइन बाय लाइन जो उसके अंदर जो तथ्य छुपा है उसकी मैं व्याख्या कर देता हूँ, इसलिए आपको पूरी वीडियो सुननी है। एक चीज़ और, कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जो यहाँ छूट जाते हैं जब मैं सुल्तान पढ़ा रहा हूँ। तो जब एक वीडियो आएगी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की संस्कृति, उस वीडियो में जो यहाँ 2-3 छोटे मोटे तथ्य छूट गए हैं वो वहाँ सब कवर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इस बात से बेफिक्र रहें कि यहाँ आपका कोई तथ्य, कोई मेन पॉइंट कुछ नहीं छूटेगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने नहर प्रणाली निर्माण के बाद
उलमा की स्वीकृति के पश्चात एक शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया जो भूमि की उपज का 10% होता था। इसने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया और सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। अर्थात इसने इक्ता प्रणाली को एक बार पुनः जीवित किया। इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी हद तक इसे समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः प्रारंभ किया और साथ ही इसे वंशानुगत भी बना दिया, और यही इक्ता प्रणाली अर्थात जागीर प्रथा फिरोज शाह तुगलक के पतन का कारण भी बनी, या ये कह सकते हैं पूरे तुगलक वंश के पतन का कारण बनी। फिरोज तुगलक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई भी सैन्य अभियान नहीं किया। उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद हैं। जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की। फिरोजाबाद उसे सर्वाधिक प्रिय नगर था। उसने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली साथ ले आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के खोए हुए प्रदेशों को वापस लाने के उद्देश्य से फिरोज ने बंगाल और सिंध पर सैनिक अभियान किया, किंतु असफल रहा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैन्य अभियान माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर दीवाने अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे उन्हें पुनर्विजित करने हेतु उसने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋण तकावी को माफ़ कर दिया गया। दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बनाया गया और उसने सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की वार्षिक आय 6 करोड़ 75 लाख टंका थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा अर्थात बजट तैयार करवाया। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के समय इजारेदारी प्रथा अर्थात जागीर प्रथा को पुनः बढ़ावा दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रचलित योग्यता के आधार को इसने समाप्त कर दिया। इसके द्वारा भर्ती किए गए गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। गुलामों के लिए फिरोज ने एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ़ हैं। ये 2 अलग अलग लेखक हैं और इन दोनों ने अलग अलग ही रचनाएं की थी। जीवनी लिखी थी फिरोज शाह की और इन दोनों ही जीवनी का नाम तारीख़ फिरोज शाही है। भवन निर्माण को फिरोज के समय में काफ़ी प्रोत्साहन मिला। प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हांसी और सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने हेतु नहरों की खुदाई करवाना था। इसमें से अधिकांश नहरें हरियाणा राज्य में उपस्थित हैं। फिरोज अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा हरियाणा से और दूसरा मेरठ से दिल्ली ले आया था। इसने व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की और इसी ने हिंदुओं को जिम्मी कहा। जिम्मी अर्थात वे लोग जो जजिया कर देते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। नायब का अर्थ होता है डेप्यूटी। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया
जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। इसने चिकित्सीय सुविधा के लिए दारुल शिफा नामक अस्पताल की स्थापना की। दिल्ली के सुल्तानों में फ़िरोज़ शाह पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। उसकी धार्मिक नीति धर्मांधता और असहिष्णुता पर आधारित थी। आरसी मजूमदार के अनुसार फ़िरोज़ शाह तुगलक इस युग का सबसे धर्मांध और सिकंदर लोदी व औरंगज़ेब का अग्रज था। फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा का नायब घोषित किया और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा है। ये पहला सुल्तान था जिसने विजय और युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया, शासक के कर्तव्य को विस्तृत किया और इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया। फिरोज ने तांबे का सिक्का अद्धा, चांदी का सिक्का बिक और 6 जीतल का एक सिक्का शशगानी चलाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार सिंध के निकट ठट्टा में और दूसरा दिल्ली में। अब आते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। तुगलक शाह या गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या हुमायूं, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद के समय लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे कि दिल्ली सल्तनत दिल्ली से लेकर पालम तक फैली हुई है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबा काल तुगलक वंश का रहा और सबसे अधिक विस्तृत साम्राज्य भी तुगलक वंश का था। नासिरुद्दीन महमूद के पश्चात दौलत खान लोदी शासक बना, जिसे तुरंत ही खिज्र खान द्वारा हटाकर सैयद वंश की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार तुगलक वंश का अंत हुआ और सैयद वंश की स्थापना हुई। अब अगली वीडियो में हम सैयद और लोदी वंश एक साथ पढ़ेंगे। एक मिनट और रुक जाइए। मेरे इस चैनल पर आपको यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, यूकेपीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीआरओएआरओ, यूपीट्रिपलएससी, पैट जैसे सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए सब कुछ मिल जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी यहाँ से मैं पूरी तैयारी स्मार्ट स्टडी से करवा दूँगा। जिनकी तैयारी पहले से है, विश्वास कीजिए यहाँ से अच्छा आपका रिवीज़न नहीं हो पाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो इस चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी इस यात्रा में मेरे साथ दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।